Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our MCQ Sprint Series. हम लोगों ने कल अप्रैल पार्ट 1 शुरू किया था, आज हम करेंगे पार्ट 2। जितने भी MCQs हम कर सकते हैं अप्रैल मंथ में से उतने हम करेंगे, ताकि एग्ज़ाम जो अभी हमारा होने ही वाला है उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो हमारा अटेम्प्ट हो सके। तो शुरू करेंगे विद आवर पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज कवच। आपको हल्का सा आइडिया लग गया होगा कि हर रोज़ हम जो भी MCQs करते हैं उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपके होते हैं एक्सरसाइजेस के ऊपर, चाहे वो बायलेटरल है, चाहे वो मल्टीलेटरल है, चाहे वो नेवल है, मिलिट्री है या एयरफोर्स वाली है। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर एक्सपेक्टेड हैं, तो जितनी आपको मैंने करवाई है उतनी तो आपने अपने मतलब कॉन्शियसनेस के साथ करनी है कि हाँ ये पेपर में आ सकती हैं। ये मान के मत चलना कि इनको कौन ही पूछता है, ऐसा नहीं हम करेंगे। हमने जो भी चीज़ें करी हैं हम उनको बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार उनको पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन जैसे दिखेगा उसको हम ठंडे दिमाग से सोच के फिर मार्क करेंगे। उस टाइम पर ऐसा भी नहीं करना आपने कि हाँ ये चीज़ देखी हुई है फटाफट A मार्क कर दिया, B मार्क कर दिया, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अगर हम इस कवच एक्सरसाइज की बात करें तो कवच देखो क्या है, इंडिया के चारों तरफ एक कवच है जो कि बेसिकली हमें सिक्योरिटी देता है। दैट कवच इज ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। चारों ही चीज़ें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक्टिंग एज अ कवच ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, देखो, इट वॉज कंडक्टेड बाय अंडमान एंड निकोबार कमांड। अगर आपको हल्का सा आइडिया हो तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इन सब की ना अलग अलग कमांड्स हैं। जैसे इंडियन आर्मी की 7 कमांड है, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड और आपका साउथ वेस्टर्न कमांड और एक और कमांड है बेसिकली। तो ऐसे ही जो अंडमान निकोबार कमांड है आपकी, दैट इज दी ट्राई सर्विस कमांड, जो कि इकलौती ऐसी है जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के जो इंडिविजुअल्स हैं वो काम करते हैं यहाँ पर। दैट इज ट्राई सर्विस कमांड हम इसको बोलते हैं। एंड सेकेंड, इट इज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स ओनली। देखो यहाँ पर ओनली लिखा हुआ है, ये तीनों तो है नो डाउट, लेकिन इसमें कोस्ट गार्ड मिसिंग है। तो कवच का मतलब होता है सभी फोर्सेस का आपने इंक्लूजन कर लिया। तो जब ये ओनली शब्द आ गया है तो स्टेटमेंट हमारी हो जाती है ये गलत। तो ओनली 1 इज करेक्ट। और पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट ना, तो आंसर क्या होगा, A 1 ओनली। तो आपको हल्का सा आइडिया हो जो एक्सरसाइज हम करते हैं उसको हम क्या एंटी टेररिज्म वाली होती है वो, या फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट वाली होती है, डिजास्टर रिडक्शन वाली होती है एंड सो ऑन। तो सारी से ड्रिल्स टाइप्स ही हैं सारी की सारी, है कि अगर फ्यूचर में सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो पहले से हम तैयार रहें उसके लिए। एक कम्युनिकेशन सेटअप रहे सभी कंट्रीज़ के बीच में, सभी यूनिट्स ऑफ मिलिट्री के बीच में। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था, तो ऑप्शन A वुड बी दी आंसर। 2 महीने चल एक्सरसाइज है ये नहीं कि 2 दिन में खत्म कर दी। सिक्योरिटी करनी है पूरे इंडिया के तो टाइम तो लगेगा ना थोड़ा सा, तो चारों वैसे ही इंक्लूड हो रही हैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ 2 लॉन्ग मंथ एक्सरसाइज। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टेम्पो मिशन।
टेम्पो मिशन है बेसिकली एक ऐसा मिशन है जो कि ना आपका ट्रोपोस्फेयर में जितना भी पोल्यूशन होता है उसको मेजर करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, बट ये किस रेट से बढ़ रहा है, किस एरिया में ज़्यादा बढ़ रहा है, किस एरिया में कम बढ़ रहा है, ये तो हमें नहीं पता। तो देयर शुड बी एन एक्यूरेट फाइंडिंग्स जिसके हिसाब से हम पॉलिसी बना सकें कि हाँ आपने ये करना है, आपने वो करना है। उसके लिए वी नीड कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन, उसके लिए निकाला गया है ये टेम्पो मिशन बाय नासा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। एंड सेकेंड, इट कैन ट्रैक एयर पोल्यूशन ओवर द होल अर्थ फ्रॉम स्पेस। देखो ये तो बात सही है कि पोल्यूशन को हम लोग देखेंगे कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, लेकिन पूरे अर्थ का पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए शुरुआत हम कब कर रहे हैं? शुरुआत हम कर रहे हैं कि इंडियन जो आपका नॉर्थ अमेरिकन वाला एरिया है, यूएसए वाला एरिया है, उस पर ही सबसे पहले हम नज़र रखें एक बार। और अगर ये हमारा जो इनिशिएटिव है सक्सेसफुल होता है इसको हम बाकी और कंट्रीज़ के लिए भी लॉन्च कर देंगे फिर। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर ही पोल्यूशन को चेक रखेगा और डेटा प्रोवाइड करेगा, जिससे कि हमें आइडिया लगता रहेगा कि पोल्यूशन का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है या फिर कुछ भी घट या बढ़ नहीं रहा है। तो उसके हिसाब से फिर हम पॉलिसी बना लेंगे। तो ऑप्शन सेकंड गलत है हमारी, क्योंकि होल अर्थ की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए वुड बी दी आंसर। पूछा क्योंकि क्या है आप लोगों से, करेक्ट। टेम्पो के फुल फॉर्म देखते हैं एक बार, ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। नाम से क्लियर है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, टी से क्या है, एम से क्या है, पी से क्या है। तो हल्का सा आइडिया उस चीज़ का भी हो, इनिशिएटिव किसका है, कहाँ पर हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, ये ध्यान रखेंगे। और स्पेस में से हम इसको स्पेस में लॉन्च करेंगे ताकि सैटेलाइट्स कॉन्स्टेंटली नज़र रखती रहे इसके ऊपर कि हाँ अब ये ऐसा है, 2 दिन बाद कैसा पोल्यूशन हुआ है, जब इंडस्ट्रीज बंद हैं संडे को तब पोल्यूशन में कितनी कमी आई है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग मेजर करेंगे। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। देखिए इंडिया ने अभी रिसेंटली टाइगर सेंसस को लॉन्च किया है, ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है एक बार अभी, कि टोटल 3167 जो टाइगर्स हैं वो हमारे यहाँ पर पाए गए हैं। नीलगिरी क्लस्टर सबसे ज़्यादा बड़ा क्लस्टर माना गया है टाइगर पॉपुलेशन का। शिवालिक हिल्स में जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, वेस्टर्न घाट्स में डिक्रीज़ हुए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हुई हैं। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि जो सिर्फ टाइगर्स ही नहीं, बिग कैट अलायंस भी इसके साथ ही हम लोगों ने लॉन्च किया है। इसमें आपकी जो कैट फैमिली है ना उसके सभी स्पीशीज़ को हम लोगों ने काउंट कर लिया। जैसे इसमें आपका चीता आ जाएगा, इसमें आपका लायन आ जाएगा, इसमें टाइगर आ गया है, इसमें आपका प्यूमा, इसमें जैगुआर, है ना। एक तो ये सारे, और इसके साथ में चीता, लायन, टाइगर के साथ में आपके लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ये 2 भी आपके काउंट होंगे, लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड। हमें पता है इंडिया में जो टाइगर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। हमने 5 लैंडस्केप्स किए थे कल ही, वो आपको ध्यान रखने हैं। लायन इंडिया में कहाँ मिलता है? एशियाटिक लायन मिलता है इंडिया में गिर फॉरेस्ट एरिया में, गुजरात वाले एरिया में। स्नो लेपर्ड मिलता है इंडिया में जो आपका ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, यहाँ तक जो पूरा स्नो वाला एरिया है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। और लेपर्ड भी इंडिया में वेरियस स्टेट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, ऐसा कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है इनका। तो आपको पता हो कि इंडिया में नॉर्मली ये सभी स्पीशीज़ मिलती हैं, है ना। तो इनकी ही हमने प्रिजर्वेशन भी करनी है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही मिलती हैं सारी की सारी, ये और जगह पर भी मिलती होंगी। तो हम सिर्फ लायन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ टाइगर्स की बात नहीं कर रहे, हम पूरी कैट फैमिली की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए टोटल 97 कंट्रीज़ हैं जो कि साथ मिलकर इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने हैं कि नहीं चलाने हैं, पॉपुलेशन ऑफ लायन डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंक्रीज करने के लिए हम क्या करें, है ना। क्योंकि ये सारी स्पीशीज अब देखो हैं कौन सी, ये आपकी तो आपका टर्शरी कंज्यूमर से भी ऊपर की स्पीशीज हैं इकोसिस्टम की अगर हम बात करें। तो अगर इनमें कमी आती है तो जो नीचे वाला पूरा फूड चेन है वो सारा खराब हो जाता है। तो कार्निवोर्स हो गए, ये जो आपके टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉपुलेशन को बैलेंस करने में। तो इसके लिए हमें इनको बचाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू कंजर्व दी होल इकोसिस्टम। तो ये बात सही है कि हाँ, इट इज़ लॉन्च फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स।
कौन सी 7 है वो हम लोगों ने देख ली, और साथ में 97 कंट्रीज हैं जिनके पास ये सारी बिग कैट्स हैं, चाहे सारी ना हो, कुछ हो, मतलब 10 में से 7 में से 3 हो, 7 में से 6 हो, दैट डिपेंड्स। तो बिग कैट पूरी अलायंस है, इसमें कोई एक हम स्पीशीज की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी स्पीशीज की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने टाइगर्स के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया था ना, तो अब टाइगर्स की नंबर बढ़ गई है बहुत ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज़ में, तो उसी ही तर्ज पर हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी जो सारी 7 बिग कैट्स हैं उनको हम लोग इम्प्रूव करें और इनकी नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स को इंक्रीज़ करें। ठीक है, तो दोनों ही बातें आपकी इसमें सही है। रिसेंटली भी लॉन्च हुआ है, जब भी टाइगर सेंसस लॉन्च किया ना हम लोगों ने, NTC ने लॉन्च किया, तभी ये भी हमने बोला कि हम इसका पार्ट बनेंगे और हम इसको इनॉग्रेट भी कर रहे हैं। तो दोनों बातें सही है इसमें। आंसर क्या रहेगा आपका? C, both 1 and 2। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग LIGO। LIGO है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। सबसे पहली बात तो व्हाट डू वी मीन बाय ग्रेविटेशनल वेव्स। पहली बात तो ये वेव है इस तरीके से आती होंगी, ये ट्रांसवर्स हो गई आपकी, ये वाली होगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल, ये वेव्स हैं। ये वेव्स क्रिएट कैसे होती हैं? ये वेव्स क्रिएट होती हैं जब स्पेस में कहीं पर कोई एक ब्लैक होल है और कोई दूसरा ब्लैक होल है, आपस में अगर ये मर्ज हो गए तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रेविटी चेंज आता है पूरे स्पेस में। और जो स्पेस है ना आपका, स्पेस टाइम फैब्रिक है, कपड़े टाइप से आप इसको इमेजिन करो कि अगर कहीं पर भी कोई भी दो भारी चीज़ें ऐसे मर्ज हो जाती हैं, तब जो पूरा का पूरा वो फैब्रिक है, दैट स्पेस टाइम फैब्रिक, वो कहीं ना कहीं उसमें रिपल्स क्रिएट होता है। और वो जो रिपल्स हैं दे कम इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स टुवर्ड्स एवरी काइंड ऑफ बॉडी, चाहे वो अर्थ है, चाहे वो जुपिटर है, चाहे वो सन है, चाहे वो एनी अदर बॉडी है। ये जो वेव्स हैं, अगर हमने इनको स्टडी कर लिया, इंडिया अर्थ तक भी पहुंचेंगे ये। अगर हमने इनको स्टडी किया तो हमने क्या स्टडी कर लिया? ब्लैक होल स्टडी कर लिए, क्योंकि उन्हीं के ही मर्जर से बेसिकली ये निकली थी। तो अगर हम चाहते हैं ब्लैक होल को स्टडी करना कि इनकी वाई ग्रेविटी इज वेरी वेरी हाई, लाइट भी इसमें एंटर करके वापस क्यों नहीं आ पाती है, ये कितने ब्लैक होल हैं जो पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सारी जो चीज़ें हैं ये हम पता लगाएंगे अगर हम लोगों ने ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी को थोड़ा सा ढंग से इस्टेब्लिश कर लिया। और जितने भी रोटेशनल वेव्स पहले कभी ब्लैक होल मर्ज हुए होंगे, वहाँ से अगर आएंगी तो यहाँ तक आते हैं तो इनकी जो इंटेंसिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। वैसे ही बहुत वीक वेव्स हैं ये, तो इनके लिए एक ऐसी जगह चाहिए है जहाँ पर कम से कम डिस्टर्बेंस हो पूरे इन्वायरमेंट में। तो अभी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4 जगहों पर ये ऑपरेशनल है। 5th जो एरिया है वो बनाया जाएगा इंडिया में, जिसमें से 4 में से 2 तो हैं आपके USA में, 1 है आपका इटली में और 1 है आपका जापान में, और 5th नोड होगा इंडिया वाला। ऑप्शन नंबर 1, इट विल बी लोकेटेड इन द हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। फेमस है बहुत ज़्यादा ये, इंडिया की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी और इंडिया की LIGO ऑब्जर्वेटरी बहुत फेमस हैं। कब लगेंगी कब नहीं लगेंगी किसी को नहीं पता। इसको भी 7 साल पहले हम लोगों ने अप्रूवल दे दिया था कि हम इसको लगाएंगे, बट तब से लेकर अब तक हमने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया है, और अब जाकर अप्रूवल मिला है कि हाँ हम लोग इसको बनाना शुरू करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ USA, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। It will be built by Department of Atomic Energy and Department of Science and Tech। इंडिया की तरफ से DAE प्लस DST काम करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ USA। तो इसमें कहीं ओनली तो नहीं लिखा ना, कि ये ओनली शब्द अगर आ जाता तो गलत हो जाता हमारा ये, लेकिन जब ओनली नहीं लिखा हुआ तब हम इसको सही मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। पूछा क्या है आप लोगों से? इनकरेक्ट। अगर हम इसको नहीं पढ़ते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता, तो इसको पढ़ेंगे आराम से। दोनों सही हैं, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका? D, नाइदर 1 नॉर 2। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। 4 जगहें कौन कौन सी हैं ये हमने स्टेट वाइज कंट्री वाइज तो देख लिया। अगर हम लोकेशन वाइज देखें, USA में एक हैनफोर्ड जगह पर है और एक लिविंगस्टन जगह पर है। 2 जगह USA में थी, एक इटली में थी जिसका नाम क्या है आपका वर्गो, और जापान वाले का नाम है कागरा, जगहों का नाम है। और इंडिया में हिंगोली कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कौन सी ये वेव्स हैं, क्यों इनको हम कैप्चर करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आपने हल्की सी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, कुत्तामपेरू रिवर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये रिवर न्यूज़ में थी क्योंकि बहुत सारे एफर्ट्स के बाद 7 साल तक गवर्नमेंट के, इंडिविजुअल्स के, NGOs के, आपके मिनिस्ट्रियल एफर्ट्स जो हैं जितने भी पूरे 7 सालों में लगाए गए हैं, उनका ये परिणाम है कि जो रिवर है ये रिजुवनेट हो गई है। कहने का मतलब ये कि जैसे आपने देखा होगा कोई रिवर ना बह रही होती है, उसमें फिर
काफ़ी पोल्यूशन कॉज हो जाता है और अल्टीमेटली क्या वो रिवर है ना, उसका पानी धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाता है। जितना भी वो आता है वो पोल्यूटेड होता है और अल्टीमेटली वो जो रिवर हम लोगों को दिखती है वो दिखनी बंद हो जाती है। लेकिन अगर उसको दोबारा से रिजुविनेट करना हो तो हम क्या करेंगे? हम पोल्यूशन हटा देंगे। जितनी भी इंडस्ट्रीज वहाँ पर पानी ऐड कर रही थी उनको हम हटा देंगे। जितने भी उसके साइड्स में एग्रीकल्चर कर रहे थे लोग, ये पूरा एरिया उन्होंने अपने अंडर ले लिया, उसको भी हम लोग एनक्रोचमेंट को हटा देंगे। तो वो सब चीज़ें करी हैं पिछले 7 सालों में, तब जाकर ये जो कुत्तानपरू रिवर है ये दोबारा से रिजुविनेट हुई है। और ये किस स्टेट में है? क्वेश्चन ये है, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा या फिर हरियाणा। नाम से हल्का सदर्न नेम लग रहा है ना, वैसे तो ये हरियाणा तो नहीं होना चाहिए आंसर। तो आंसर क्या होगा आपका? ए, केरला। इंपॉर्टेंट है। और अब जिस रिवर को हम लोगों ने ठीक ठाक कर दिया है ना, तो अब एज अ मॉडल इसको हम ले सकते हैं कि बाकी और कहीं पर हरियाणा में सरस्वती है या फिर किसी और स्टेट में कोई और रिवर है जो कि खत्म हो गई, पहले बहा करती थी, उसको हम कैसे रिजुविनेट करें, पोल्यूशन कैसे कम करें, उसको कैसे धरती पर दोबारा लेकर आएं, उन सब का भी हम आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो हल्का सा इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज। लैंग्वेज एक्ट्स एज अ फ्रेंडशिप ब्रिज। कहने का मतलब ये है कि जब दो लोगों को एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आती है, वो बात नहीं कर पाते, चाहे वो कितने ही आपस में सेम हो, कितने ही उनके विचार मिलते हों, तब तो बात नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो लैंग्वेज शुड नॉट एक्ट एज अ बैरियर। इसीलिए लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज का जो एक प्लान है वो तैयार किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसमें हम करेंगे क्या? आसपास जितनी भी आपके कंट्रीज हैं उनमें अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं। ऐसा नहीं होता हमेशा कि इंडिया में हर तरह की लैंग्वेज को सिखाया जाए। इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ में फ्रेंच, रशियन, आपके ये स्पेनिश, चाइनीज़, मैंड्रीन लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज सिखाई जाती हैं हमें। लेकिन हमें कहीं पर भी जो बाकी और लैंग्वेज, जैसे कजाकिस्तानी की कजाक लैंग्वेज है, वो हमें नहीं सिखाई जाती है ना, तो वो हम सीखें। और ताकि हम लोग आसपास की जो भी कंट्रीज हैं उसमें हम लोग कल्चर को समझें, हम लोग आपस में बातचीत कर सकें, एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो, हार्मनी इस्टेब्लिश हो, उसके लिए जो प्लान है वो तैयार किया गया। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। यस, किसके अंडर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA के अंडर। तो यस, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तो यही है ना। Second, the project aims to enable India to translate its epics and classics as well as contemporary literature into these languages so that people in both countries can read them. कि हमारे यहाँ पर रामायण है, महाभारत है, हमें ही समझ में आती हैं सिर्फ, या तो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, बाकी और लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है नहीं है। हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारी एपिक्स हैं और जो पुराण्स हैं या फिर जो रिसेंट लिटरेचर भी है उसको हम ट्रांसलेट करें अलग लैंग्वेजेस में भी। अभी तक के लिए हम लोगों ने 10 लैंग्वेजेस को ऐसे कंसिडर किया है कि हम लोग इसमें कम से कम अपने यहाँ से 5 से 10 लोग भेजेंगे जो कि बिल्कुल इक्विप्ड होंगे इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, और वो सीखेंगे, वो इंडिया में आकर हम लोगों को सिखाएंगे। तो ये जो फ्रेंडशिप ब्रिज है वो इस्टेब्लिश होगा कहीं ना कहीं हमारे सबके बीच में। तो दोनों बातें सही हैं आपकी। पूछा क्या आप लोगों से? करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, बोथ 1 and 2। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम अपने यहाँ से भेजेंगे लोगों को कि आप हिंदी हैं, आप इंग्लिश हैं, जितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारी, उनको सिखाने के लिए अलग अलग कंट्रीज में लोग भेजेंगे ताकि पहले हम उनको सिखा दें, फिर आगे जो प्रोलिफरेशन है एजुकेशन की वो होती रहे। तो ये जो पूरा प्लान है ये हम लोग चाहते हैं हम पूरा फुलफिल करें। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। हम लोग हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं ऑन 3 मई। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन ही हम लोगों ने जो विंडहोक डिक्लेरेशन है वो साइन की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो प्रेस है वो ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड ना हो, बिकॉज मीडिया एक्ट एज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अगर ये ढंग से काम नहीं करते हैं तो बाकी जो 3 ऑर्गन्स हैं वो अपनी मनमर्जी का काम करते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए जो प्रेस है उसकी फ्रीडम बड़ी ज़रूरी है। इसके लिए ही उसी दिन हम लोग निकालते हैं दिस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर 1, द रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यस, RSF भी इसको हम लोग बोलते हैं। सेकंड, इंडिया एक काइंड ऑफ NGO है ये। इंडियाज रैंक इज 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ रैंक है इंडिया का ये।
तो 161 रैंक है यस इंडिया का। सेकंड, थर्ड, द नॉर्वे टॉप्ड द इंडेक्स। यस, नॉर्वे टॉप्ड द इंडेक्स। ये तो देखो इसमें तो सही लग रहा है देखने में कि हाँ किया होगा, लेकिन अगर आप लोगों से पूछूं मैं कि मुझे बताओ कि जो आपका HDI इंडेक्स है उसमें किसने टॉप किया है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में किसने टॉप किया है, अगर मैं पूछूं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस कंट्री ने टॉप किया है, अगर मैं पूछूं कि क्यूबस वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सी कंट्री की जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप पर है, उसका नाम क्या है, ये सब चीज़ें आपने इकट्ठी पढ़नी है। सिर्फ ये चीज़ें नहीं कि हाँ नॉर्वे ने किया होगा टॉप, ठीक है, कोई कंसेप्ट नहीं तो रट्टा मार लेंगे। रट्टा भी मारना है लेकिन कुछ सोच समझ के ना चीज़ों को लिंक करके ही तो पढ़ेंगे हम लोग अल्टीमेटली। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई टॉपिक रिवाइज करते हैं तो उसके पीछे के जितने भी इंडेक्सेस वगैरह होते हैं उनको आपने रिवाइज करना है विद इंडियाज रैंक। ठीक है, तो ये आपने रिवीजन करनी है साथ साथ। ये तीनों बातें तो सही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूछा आप लोगों से करेक्ट है तो आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन ये है कि पैरामीटर्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं फॉर रैंकिंग द कंट्रीज। पैरामीटर्स कौन कौन से हैं देखो, मीडिया प्लूरलिज्म, कि मीडिया में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग होते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज को हम लोग कवर करते हैं, दैट इज काइंड ऑफ प्लूरलिज्म। फिर आपका इंडिपेंडेंस की आपको इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं है। ट्रांसपेरेंसी है कि आप जो भी न्यूज़ छाप रहे हैं उसका एक ट्रांसपेरेंट मेथड है कि ये न्यूज़ आई थी इसलिए छप रही है, ये कोई ओपेक रीज़न नहीं है इनका। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की सरकार की तरफ से कितने सारे रूल्स ऐसे हैं, लॉज ऐसे हैं कि आपको अपना काम करने नहीं दिया जा रहा, कि मीडिया ये नहीं लॉन्च कर सकती, मीडिया ये न्यूज़ नहीं दिखा सकती, ऐसे नहीं कर सकती, वैसे नहीं कर सकती। व्हाट आर द काइंड ऑफ फ्रेमवर्क्स। फिर एंड द सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, कि जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं लोग वो बेसिकली कितना सेफ फील कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे कंट्रीज में देयर इज अ वेव कि जितने भी जर्नलिस्ट ने सरकार के खिलाफ लिखा है कुछ भी, उनकी डेथ करवा दी गई है। तो वो जो कंट्रीज हैं वो प्रेस फ्रीडम में बहुत ज़्यादा आगे नहीं है। तो इंडिया का भी जो रैंक है 161 है, बिकॉज जितने भी पैरामीटर्स हैं उन पर हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंडिया का रैंक, टॉपर कंट्री, पैरामीटर्स कौन करता है पब्लिश, ये पता हो, और जो वियतनाम है वो सबसे बॉटम पर है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 हेल्ड इन 2023। अभी COP27 हुई है जो आपकी इजिप्ट वाले एरिया में होकर हटी है। COP26 हुई थी हमारी ग्लासगो में हुई थी, यूके वाले एरिया में। अब COP28 होगी, वो कहाँ होगी, आपके दुबई वाले एरिया में, UAE में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसमें न्यूज़ में इसलिए था ये क्योंकि पहले जो एजेंडा है वो डिसाइड कर लिया जाता है कि हम किस पर बातचीत करेंगे। इसमें हम बातचीत करेंगे कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टिंग द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिसाइड किया गया, दैट विल बी द एजेंडा, इसीलिए न्यूज़ में काफ़ी था तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है। तो ऑप्शन ए दुबई वुड बी द आंसर। नेक्स्ट, उभावली फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, नेपाल, भूटान, म्यांमार या फिर श्रीलंका। देखो न्यूज़ में था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जहाँ पर मनाया गया है सोइंग सीजन वाला एक ही फेस्टिवल है। तो ऑप्शन ए नेपाल जो है दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको अब फेस्टिवल ये तो है, ये तो याद करना ही करना है। इसके साथ साथ आपने सियांग उनिंग फेस्टिवल, आपने बामचू फेस्टिवल, आपने लोसर फेस्टिवल, ये सब जो फेस्टिवल्स हैं ये आपने याद रखने हैं क्योंकि इनको हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क भी साथ साथ कि जो भी चीज़ें आप लोगों ने करी हुई हैं पहले उनको भी आप लोग अपनी कॉपीज में लिखते रहो कि हाँ मुझे ये याद है, ठीक है। बट उभावली फेस्टिवल मनाया जाता है आपका नेपाल वाले एरिया में, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, रिसेंटली इरप्टेड फ्यूगो वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो भी वोल्केनो इरप्ट हुआ है हम लोगों ने डिटेल में किया है, न्यूज़ में रहा था क्योंकि वो ऐसे ही फ्यूगो वोल्केनो भी रिसेंटली भी इरप्ट हुआ है। तो वो कौन सी कंट्री में है, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरस या फिर पनामा। सारी गट्ठी कंट्रीज हैं। अगर आप देखो ना कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, इन दोनों को जोड़ने वाली ये कुछ कंट्रीज हैं जिनको हम कहते हैं दीज आर दी 7 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, जिसमें आपके ये सारे बेलाइज आ जाता है, ग्वाटेमाला आ जाता है, हॉन्डुरस आ जाता है, एल सल्वाडोर है। ये फेमस थे एल सल्वाडोर बिकॉज इस
ये पहली कंट्री थी जिसने आपकी जो डिजिटल करेंसी है बिटकॉइन उसको एज ए लीगल टेंडर माना था। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा आपका इसमें आएगा निकारागुआ है, फिर आपका कोस्टा रिका है और फिर है आपका पनामा। ये 7 कंट्रीज हैं जो कि आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं। पनामा यहाँ पर है और बेलाइज यहाँ पर है। ये मैंने आपकी लिखी हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट कंट्रीज, बेलाइज से लेकर पनामा तक। क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला भी जो है आपका जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है उसका ही एक पार्ट है। तो ध्यान रखेंगे हल्का सा कि यहाँ पर भी काफ़ी सारे वोल्केनोज जो इरप्ट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अब इसमें जो इरप्शन हुआ है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो मटेरियल है लावा का वो बाहर निकला है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा जो बादल हैं वो भी ऐसे ढक से गए हैं। एक जो होता है ना कि मतलब एक राख सी दीवार है जो बनी हुई है, तो वैसा सिचुएशन इसमें देखने को मिला हमें, तो इसीलिए न्यूज़ में था। तो आंसर वुड बी व्हाट? ग्वाटेमाला। Next, Hakki-Pikki tribe belongs to which of the following state? Hakki-Pikki tribe news. Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.